नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है बाकी तो आप जानते ही हैं, लेकिन एक मजेदार घटना जो देखने को मिल रही है वो टर्की और इजराइल के बीच जो लगातार तू मैं चल रही है। मैं तू मैं क्यों कह रहा हूं आप जानते हैं। जब दो लोगों के बीच में जबानी जंग होती है तो हमारे हिंदुस्तान में और हमारे साउथ एशिया में कहा जाता है कि तू मैं हो गई। तो ये जबानी जंग चल रही है, हथियार अभी नहीं चल रहे हैं। न तो इजराइल की मिसाइलों का रुख हुआ है टर्की की तरफ, न टर्की की मिसाइलों का रुख हुआ है इजराइल की तरफ। लेकिन एर्दोगान लगातार जो बयान दे रहे हैं और उसका कार्ड से लेकर बाकी सारे जो जवाब दे रहे हैं इजराइल में, उससे समझ में आ रहा है कि इसके पीछे कुछ न कुछ जरूर है। देखिए, शुरू करने से पहले एक बात को जरूर समझ लेना चाहिए। आप दुनिया की मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा फार्मूला समझ सकते हैं, आप फिलॉसफी को किसी भी लेवल पर जाकर समझ सकते हैं, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन एर्दोगान के दिमाग को अभी तक मुझे लगता है दुनिया में कोई समझ नहीं पाया है, ना तुर्की के अंदर और ना ही तुर्की के बाहर। एर्दोगान वो हैं कि जब गजा वाली जंग चल रही थी, जब गजा पर लगातार जेनोसाइड चल रहा था, तब उन्होंने एक बार बयान दिया था कि हमारी आर्मी, टर्की की आर्मी गजा के अंदर जा सकती है इजराइल के जेनोसाइड को रोकने के लिए। आर्मी का जाना तो छोड़ दीजिए, लेकिन उस पूरे दौर में एर्दोगान लगातार इजराइल के साथ तिजारती यानी कि बिजनेस का रिश्ता बना के रखते हैं। आप जानते हैं बाकू से जो आयल आता है इजराइल के लिए, वो टर्की के रास्ते आता है और टर्की उस आयल को लगातार भेजता रहा इजराइल में। कोई भी तिजारती रिश्ता तर्क नहीं किया। कम से कम 4-5 बार ये बयान आए कि हम इजराइल से सारे बिजनेस रिलेशन, तिजारती रिश्ते तर्क कर रहे हैं, लेकिन हुआ नहीं। हुआ ये कि सरकार की जगह प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू या किसी न किसी थ्रू बिजनेस जारी रहा। एक बात तो ये समझ लीजिए। दूसरा ये कि एर्दोगान उन नेताओं में से हैं जिनकी नेतन्याहू से खूब मुलाकातें हुई हैं और खूब बातें हुई हैं। फैमिली फोटोग्राफ भी आपको मिल जाएंगे जिसमें एर्दोगान हैं, उनकी वाइफ हैं, नेतन्याहू हैं और उनकी वाइफ सारा नेतन्याहू हैं। ये नंबर 2 बात है। सऊदी अरबिया के लीडर का नेतन्याहू के साथ तस्वीर आपको नहीं मिलेगी। फोन पे बात हुई हो तो मैं नहीं जानता हूं। यूएई को छोड़ दें और जॉर्डन वगैरह को छोड़ दें तो जो मेन अरब कंट्रीज हैं उनकी तस्वीरें, ओमान हो गया, सऊदीया हो गया, इनके नेताओं की तस्वीरें आपको नहीं मिलेंगी नेतन्याहू के साथ, क्योंकि डायरेक्ट रिश्ता इन्होंने इजराइल से बनाया नहीं है। इतनी बातों को समझ लीजिए और उसके आगे चलते हैं। असल में ये जो जंग चल रही है ईरान के साथ, अमेरिका और इजराइल ये मान के चल रहे थे कि आज नहीं कल इसमें तुर्की शामिल हो जाएगा, क्योंकि तुर्की का ईरान के साथ एक पुराना दुश्मनाना रिश्ता रहा है। ऑटोमन साम्राज्य के समय से अगर कहें तो वहां से लेकर अब तक ये रिश्ता चला आ रहा है। उस पूरे इलाके में दबदबे के लिए 3 मुल्क हैं जिनके बीच में संघर्ष होता है: सऊदी अरबिया, ईरान और तुर्की। कोई किसी से कम नहीं है, सबकी अपनी अपनी खूबियां हैं, सबकी अपनी अपनी खामियां हैं। लेकिन अगर तुर्की की आप बात करेंगे तो उसके पास वाकई एक शानदार आर्मी है, उस इलाके की सबसे मजबूत नेवी है और एक बड़ी सेना है उसके पास जो मुकाबला कर सकती है। एक तो बात ये। दूसरा ये कि नाटो का मेंबर है वो, और वहां पर अमेरिका के न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगे हुए हैं। तो न्यूक्लियर पावर ना रहते हुए भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स टर्की के अंदर लगे हुए हैं। ये एक बात नोट करने वाली है। तो कमजोर मुल्क तो कतई नहीं है तुर्की। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील की, अगर आप द क्रेडिबल न्यूज को लगातार देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिक्कत क्या है, एक बटन दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं इजराइल क्यों लगातार तुर्की पर बात कर रहा है, हमले कर रहा है। देखिए, ईरान वाली जंग जब शुरू हुई थी उसके पहले से इजराइल से कई बयान ऐसे आ चुके हैं कि ईरान के बाद तुर्की का नंबर है, क्योंकि उस इलाके में इजराइल को अगर ईरान के बाद सबसे ज्यादा खतरा किसी से है तो वो तुर्की से है। तुर्की सीरिया के ऊपर अटैक कर चुका है और सीरिया में जिस तरह से जोलानी गद्दी पर आया है वो एर्दोगान के सहयोग के बिना संभव नहीं था। एर्दोगान ने पूरा कोऑपरेट किया है असद को गद्दी से हटाने में। तो सवाल यह उठता है, आखिर एर्दोगान ईरान से क्यों नहीं टकरा रहा?
बड़ा आसान सा काम था। इजराइल यहां से अटैक कर रहा है, अमेरिका अटैक कर रहा है गल्फ कंट्रीज से। अगर तुर्की से एर्दोगान अटैक करना शुरू कर देता ईरान के ऊपर तो वाकई मुश्किल ईरान की कई गुना बढ़ जाती। लेकिन अजरबैजान या तुर्की दोनों ने ईरान से के साथ दुश्मनी लेना मंजूर नहीं किया, बावजूद इसके कि शुरू में खबरें आई थी कि अजरबैजान के ऊपर और तुर्की के ऊपर ईरान की मिसाइलें गिरी थी जहां अमेरिकन बेसेज हैं। अब अजरबैजान ने तो इमदाद वगैरह ईरान में भेजना शुरू कर दिया, जिससे क्लियर हो गया कि वहां कुछ नहीं है। और ईरान ने बयान दिया था कि तुर्की में जो मिसाइल गिरी है वो हमने नहीं फेंकी है, हो सकता है इजराइल ने फेंकी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तुर्की ईरान के साथ लड़ाई में इसलिए सीधे नहीं आ रहा है कि अगर वो लड़ाई में आता है तो ईरान के बाद इजराइल का सीधा निशाना तुर्की बन सकता है। यहां तक कि जब ट्रंप बार बार कह रहा है कि हम नाटो से बाहर आ जाएंगे तो बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि इजराइल इसके लिए माहौल बना रहा है, प्रेशर बना रहा है कि अमेरिका नाटो से बाहर आए। अमेरिका के नाटो से बाहर आने का मतलब यह कि तुर्की के ऊपर अगर हमला होगा तो अमेरिका की कोई जिम्मेदारी नहीं बचेगी तुर्की को बचाने की और इजराइल का रास्ता खुल सकता है। यहां तक कि अगर एप्स्टीन फाइल का ही मामला है तो नेतन्याहू ट्रंप के ऊपर प्रेशर बना सकता है तुर्की पर भी हमले का। वो रोज बयान दे सकता है कि तुर्की 1 हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में न्यूक्लियर पावर बन सकता है, जैसा कि ईरान के बारे में पिछले 20-25 सालों से वो लगातार बयान दे रहा है। अब तुर्की ने पिछले फ्राइडे को, पिछले जुमे को एक कार्रवाई की शुरुआत की। 36 इजरायली मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स और नेतन्याहू के ऊपर एक कार्रवाई शुरू की जिसमें 4,596 ईयर्स की जेल की सजा की मांग की है। और यह जेल की सजा की मांग क्यों की है, मुकदमा क्यों चल रहा है नेतन्याहू और 35 और लोगों के ऊपर? क्योंकि अक्टूबर 2025 में जो सुमुद गाजा फ्लोटिला थी उसको समंदर में रोका गया था, टर्की के समंदर में उसको रोका गया था। उस समय टर्की का, तुर्की का कोई खास बयान नहीं आया था, लेकिन अब उस मामले में एक मुकदमा चलाया गया। आप जानते हैं इस मुकदमे का कोई वैसे मानी नहीं है, क्योंकि तुर्की नेतन्याहू को सजा तभी दे सकता है जब इजराइल को जीत ले और नेतन्याहू को गिरफ्तार करके तुर्की में ले आए। यह अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा कोई सिनेरियो है, लेकिन यह एक मैसेजिंग होती है, यह एक सिंबलिज्म होता है। तो मैसेजिंग यह है कि नेतन्याहू के खिलाफ 4,500 साल से ज्यादा की सजा तुर्की में होने की मांग की जा रही है, मुकदमा चल रहा है। यानी इसका सिंबल क्या है, ये किस चीज का सिंबल है, ये समझिए। इस चीज का सिंबल है कि जो फ्लोटिला जा रही थी गजा की तरफ, तुर्की उसके साथ था और इंटरनेशनल वाटर में जिस तरह से उसको रोका गया, इलीगल तो है ही, इसलिए तुर्की उसके खिलाफ केस चला रहा है। तो सिंबल ये इस बात का है कि गजा के मुद्दे पर इजराइल के खिलाफ है तुर्की। अब इसकी कई सारी वजह मैंने आपको बताई और एक और बड़ी वजह आप समझिए। एक वीडियो आया था, पता नहीं आपने देखा था कि नहीं देखा था, जिसमें ईद के दिन जब नमाजें वगैरह पढ़ी जा रही हैं तो औरतें अपना दुपट्टा फेंक रही थी मर्दों के ऊपर। यानी वो उनसे कह रही थी कि ईरान में खामनेई साहब को शहीद कर दिया गया, गजा में इतने बच्चों को, लोगों को, बड़ों को मारा गया और तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, अगर ऐसे देखें तो इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं होना है, लेकिन यह बताता है कि तुर्की में भी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो इस बात से नाराज हैं, खफा हैं इस बात से कि गजा में इतना कुछ हुआ, ईरान में इतना कुछ हुआ, तुर्की खामोश बैठा रहा, उसने मदद नहीं की। अब देखिए, जनता जो होती है वो भोली होती है, वो उम्मत वगैरह, धर्म वगैरह के मामले में सोचती है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर धर्म का मामला होता तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या नहीं की होती, जिन्ना की हत्या करने की कोशिश की होती। लेकिन नाथूराम गोडसे ने हत्या किसकी की? महात्मा गांधी की, जो हिंदू थे। और लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे, उनकी हत्या किसी हिंदू ने नहीं, एक मुसलमान ने की। किसने की ये किसी को पता नहीं चला, वो एक अलग कहानी है, कभी उस पर बात कर लेंगे। क्योंकि उसको तुरंत मार दिया गया तो उसके पीछे कौन था ये कोई नहीं जानता आज तक, बहुत सारी थीरीज हैं उसमें। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आम जनता जो होती है वो धर्म और बाकी सब सोचती है। तुर्की की आम जनता या अरब मुल्कों की भी काफी जनता धर्म के लिहाज से सोचती है कि देखो, गजा में सुन्नियों को मारा जा रहा है, ईरान में शियाओं को मारा जा रहा है और हमारे शेख जो हैं वो ट्रंप के साथ या फिर इजराइल के साथ हैं। वो इस तरह सोचती है।
और नेता अलग तरीके से सोचते हैं कि धर्म का, मजहब का इस्तेमाल करके जनता को भड़का के सड़क पर तो ले आए, अपनी वोटिंग तो करा लें, लेकिन काम वो करें जिससे अपनी कुर्सी बची रहे और जिससे फायदा मिलता रहे। इसलिए एर्दोगान ईरान के बनिस्बत ट्रंप के साथ ज्यादा फ्रेंडली महसूस करेंगे। इसीलिए यूएई के जो शेख साहब हैं वो ईरान के बनिस्बत या यहां तक कि सऊदी के बनिस्बत वो नेतन्याहू के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। ये सब बातें आप अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन जनता जब गुस्से में होती है और जनता जब अपने खिलाफ जाती हुई दिखती है तो थोड़ा सा धर्म का और बाकी सब चारा फेंकना लाजिम हो जाता है, जो काम एर्दोगान ये 4,500 साल की जेल वगैरह करके कर रहे हैं। ये एक बात है, लेकिन एक सीरियस बात है जिसको समझना चाहिए कि कोई ऐसा अरब मुल्क नहीं है जिसके ऊपर इजराइल की निगाह नहीं है। जो अरब मुल्क नहीं भी हैं, जैसे तुर्की, जैसे इजिप्ट और इसके अलावा कई सारे अफ्रीकन मुल्क, वहां भी इजराइल की निगाह है, वहां पर भी इजराइल हमले करने की, कब्जा करने की, फायदा उठाने की कोशिशें करता है। तो तुर्की को कहीं ना कहीं यह अंदेशा है कि अगर ईरान गिरता है, अगर ईरान में जो अभी सत्ता है वो गिरती है, ईरान कई हिस्सों में बंट जाता है और ईरान टूटता है, तो इसका नुकसान यह होगा कि इजराइल इतना मजबूत हो जाएगा कि बिल्कुल आपके बगल से, सीरिया के बॉर्डर से आकर वो तुर्की से लड़ाई लड़ सकता है, जो तुर्की के लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए एर्दोगान साहब अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि जैसे हम सीरिया में घुस गए वैसे हम इजराइल में भी घुस सकते हैं, और इजराइल से भी इसी तरह के बयान आ रहे हैं। तो ये बेसिकली धमकियां हैं, अभी ये बेसिकली पोजीशनिंग है। अभी ऐसा नहीं है कि कल को तुर्की और इजराइल के बीच कोई लड़ाई शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि तुर्की कल को मिसाइल फेंकना शुरू कर देगा। ऐसा भी नहीं है कि तुर्की गजा के लिए तलवार उठा लेगा। लेकिन यह पोजीशनिंग है, इजराइल को बताया जा रहा है कि अगर आप ये सोचते हो कि हमारे ऊपर हमला करोगे तो जरा हमारी आर्मी, जरा हमारी नेवी और हमारी अपनी साइज देख लो और हमारा इतिहास देख लो। अगर हमने लड़ाई की तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। वैसे तुर्की का इतिहास यह है कि ज्यादा लड़ाई किसी से की नहीं है, गए, छापामारी की, लौट आए, कुर्दों के सहारे, कभी किसी के सहारे, कभी किसी के सहारे, इस तरह की चीजें की हैं। इस बार मजेदार यह रहा कि ईरान के मामले पर तुर्की पूरी तरह से खामोश रहा, ना अमेरिका के साथ गया, ना इजराइल के साथ, और यहां तक कि कुर्दों को भी उसने उंगली दिखाई कि अगर तुमने ईरान में घुसकर बलवा मचाने की कोशिश की तो तुम्हारे ऊपर हमला हो सकता है। यही वजह है कि कुर्द भी इस पूरे तमाशे में शामिल नहीं हुए और ईरान के लिए कम से कम होम फ्रंट पर बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हुआ। आगे क्या होता है मैं नहीं जानता, दुनिया जिस तरफ जा रही है उसमें कहीं भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल मेरी रीडिंग यह है कि तुर्की ना तो ईरान के खिलाफ लड़ने जाएगा और ना ही इजराइल से लड़ने जाएगा, अपनी पोजीशनिंग ऐसे ही करते रहेगा। और इजराइल और तुर्की की यह नूरा कुश्ती हमको लगातार देखने को मिलती रहेगी। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। मैंने YouTube पोस्ट में लिखा था कि स्टैंड इन ईरान वाली टी शर्ट आप खरीद सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये टी शर्ट कैसे खरीद सकते हैं। लिंक तो हमने वहां भी दिया था। इस टी शर्ट को जो मैंने पहनी हुई है ये अलग अलग कलर, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर ये और ऐसी ढेर सारी हमारी टी शर्ट्स आप खरीद सकते हैं।